हम लोग इस वीडियो में आज तक क्लास 10th का जो पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन उसमें आज तक जितना ही जो प्रीवियस ईयर क्यू का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं उस सारा का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाला है। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि परावर्तन के नियम से निर्धारित हो जाएगी। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहले नियम हम लोग क्या बोलते हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों एक ही समतल सतह में होते हैं। और सेकेंड नियम क्या कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो प्रकाश के परावर्तन के सेकेंड नियम से हम लोग बात को जानते हैं कि जो आपतन कोण जो होता है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो एक नंबर का जो आंसर क्या हो जाएगा, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहा है कि प्रकाश तरंग का उदाहरण देखिए। प्रकाश जो होता है वो एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। विद्युत चुंबकीय तरंग उसे कहते हैं वैसा तरंग जिसको गति करने के लिए किसी प्रकार की माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। यानी उसके हिंदी में क्या बोलते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग। अभी जो लाइट हो गया, प्रकाश हो गया ना, उसको जाने के लिए चाहिए ठोस, द्रव, गैस, किसी प्रकार का मीडियम की आवश्यकता नहीं है। इसलिए हम लोग लाइट को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। यानी इसका आंसर है विद्युत चुंबकीय तरंग। फिर बोला कि दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण बोली कौन सा होता है। देखिए प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और एक होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। जो आपका वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो आपका उल्टा होता है और जो आपका काल्पनिक प्रतिबिंब होता है वो आपका सीधा होता है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि किस दर्पण के सामने कहीं भी रखने पर हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनेगा। सीधा यानी वो कहने का मतलब क्या है कि वो ना आभासी बनेगा। तो अगर हमेशा अगर आभासी की बात करेंगे तो दो दर्पण होते हैं, उनमें से पहला का नाम क्या होता है, एक तो समतल में बनता है हमेशा आभासी, उसके बाद आपको बनता है उत्तल में बनता है हमेशा आभासी। और डी में क्या बोल रहा है, या तो समतल अथवा या तो उत्तल। यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। यानी समतल दर्पण में और उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। और आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है, सीधा होता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, समतल या तो उत्तल। अगर ये बोलता है कि इस दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बन सकता है तो समतल में भी, उत्तल में भी, अवतल में भी। लेकिन क्वेश्चन क्या बोला है कि किस दर्पण में क्या बोल रहा है कि हमेशा आभासी यानी सीधा बनेगा। तो उसका आंसर क्या होता है, या तो समतल या तो क्या हो जाएगा आपका उत्तल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश चाल सबसे अधिक होती है। देखिए प्रकाश की चाल जो सबसे अधिक होता है वो आपको होता है निर्वात, जिसको हम लोग बोलते हैं वैक्यूम। वैक्यूम में जो प्रकाश चाल होता है वो होता है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी सबसे ज्यादा जो प्रकाश चाल होती है वो आपका होता है निर्वात। देखिए निर्वात में जो प्रकाश चाल होता है वो आपको होता है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। इसके बाद आपको आता है पानी। पानी में जो प्रकाश चाल होता है 2.25×10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। इसके बाद आपको आता है कांच। कांच में जो प्रकाश चाल होता है 2×10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। यानी अलग अलग मीडियम में प्रकाश चाल अलग अलग होता है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रकाश चाल कहाँ होती है तो आपको होता है वैक्यूम, जिसको बोलते हैं निर्वात। तो इसका आंसर है डी यानी निर्वात। कह रहा है प्रकाश की किरणें गमन करती है। प्रकाश की किरणें कैसी रेखा गमन करती है, जो प्रकाश की किरणें होती है वो सीधी रेखा गमन करती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, या तो आपको हो जाएगा सीधी रेखा या एरे क्या बोलते हैं सरल रेखा। तो ऑप्शन में या तो रहेगा सीधी या तो रहने वाला है सरल। तो प्रकाश की किरणें कैसी रेखा में गमन करती है तो सीधी रेखा में गमन करती है। यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कह रहा है तेल लगा कागज बोलिए क्या होता है, पारदर्शक, अपारदर्शक, पारभासी, इनमें से कोई नहीं। देखिए पारदर्शक उसे कहते हैं वैसा पदार्थ जिससे होकर के प्रकाश पूर्णतः पार कर जाती है, उसे बोलते हैं पारदर्शक। वैसा पदार्थ जिससे होकर के प्रकाश पार नहीं करती है उसे हम बोलते हैं अपारदर्शक। और वैसा पदार्थ जिससे होकर के प्रकाश का थोड़ा थोड़ा अंश पार करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पारभाषक बोलते हैं। तो तेल लगा जो कागज होता है ना उससे क्या होता है कि लाइट थोड़ा थोड़ा पार करता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पारभासी बोलते हैं। यानी इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 6 का सी। कह रहा है प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के परिवर्तन के दो नियम होते हैं। ये एग्जाम में ना सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है कि प्रकाश के परिवर्तन कितने दो नियम। पहला नियम क्या कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों एक ही समतल सतह होते हैं। और सेकंड क्या बोलता है कि आपतन कोण जो होता है वो परावर्तन कोण के बोली क्या होता है, बराबर होते हैं। तो प्रकाश के परिवर्तन के दो नियम यानी ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा बी। कह रहा है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है कि समतल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो समतल दर्पण द्वारा हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है और वस्तु का आकार का बनता है और वो सीधा होता है। अगर ऑप्शन देखिए बोरा वास्तविक तो ये होगा नहीं, काल्पनिक ये सही है। फिर आपको फिर सी में क्या बोल रहा है, ये और भी दोनों। ऑप्शन नंबर केवल और केवल आपको बी होगा कि समतल दर्पण द्वारा हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। उसी के और नंबर 9 देखेंगे। इसमें बोल क्या रहा है कि एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तित किरण पुंज क्या होगा। देखिए समतल दर्पण जब बात करेगा तो समतल दर्पण पर जब अभिसारी किरण पुंज आपतित होगी तो जो परावर्तित किरण भी होगा वो भी आपका अभिसारी ही होगा। तो इसका आंसर बोलिए क्या हो जाएगा, आपको 9 का बी हो जाएगा। 10 में कह रहा है कि समतल दर्पण द्वारा आवर्धन का मान बोलिए कितना। देखिए आवर्धन किसे कहते हैं,
तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात को हम आवर्धन बोलते हैं। जो समतल दर्पण का आवर्धन जो होता है वो प्लस का 1 होता है। प्लस का किस लिए होता है? क्योंकि समतल दर्पण में जितना बड़ा वस्तु होता है उतना बड़ा ही प्रतिबिंब बनता है, इसलिए उसका आवर्धन 1 होता है। और अगर प्लस लगा रहता है तो प्लस का मतलब होता है कि उसमें प्रतिबिंब बनेंगे आभासी, आभासी यानी काल्पनिक बनेंगे। और अगर माइनस लगा रहा है इसका मतलब क्या होता है कि प्रतिबिंब बनेंगे वास्तविक। यानी अगर आवर्धन रहेगा माइनस में इसका मतलब होता है कि प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक। अगर आवर्धन रहेगा प्लस में तो इसका मतलब क्या होता है? प्रतिबिंब को क्या बनने वाले? काल्पनिक बनने वाले हैं। तो समतल दर्पण का आवर्धन प्लस का 1 होता है, क्योंकि इसमें प्रतिबिंब जो होता है वो वस्तु के आकार के बनता है, प्लस में क्या बनता है? आभासी बनता है। फिर क्वेश्चन नंबर 11 में क्या करा है कि एक प्रकाश की किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान मूल्य क्या होता है? देखिए समतल दर्पण में क्या होता है कि आपतन कोण का मान और परावर्तन कोण का मान दोनों मूल्य क्या होता है? 0 डिग्री होता है। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा डी, यानी 9 का 11 का आपका डी हो जाएगा कि समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण जो होती है जिस माध्यम में आती है उसी दिशा में मूल्य का रिटर्न हो जाती है। यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों कितना होता है समतल दर्पण का? तो वो आपको होता है 0 डिग्री। कह रहा है किरणों के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? तो किरणों के समूह को बोलते हैं किरण पुंज, या उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश पुंज। ये आपको हो जाएगा सी वाला। देखिए किरण पुंज किसे कहते हैं? तो किरणों का समूह किरण पुंज बोलते हैं। किरण पुंज 3 प्रकार का होता है। एक को बोलते हैं अपसारी किरण पुंज, एक को बोलते हैं अभिसारी किरण पुंज और एक को बोलते हैं समांतर किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज में क्या होता है कि इस प्रकार किरण पुंज में प्रकाश की किरणें जो होती है वो किसी एक बिंदु स्रोत से निकल करके फैल जाती है। और अभिसारी किरण पुंज में क्या होता है? प्रकाश की किरणें जो होती है वो किसी एक बिंदु स्रोत पर आकर मिलती है। और समांतर किरण पुंज में क्या होता है कि प्रकाश की किरणें जो होती है दूसरे के ना बिल्कुल समानांतर होती है। तो क्वेश्चन कर रहा है किरणों का समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? तो किरण पुंज बोलते हैं या प्रकाश पुंज बोलते हैं। इन ए और बी दोनों। सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज निम्न में से कौन सा? देखिए जो सूर्य से जो प्रकाश आती है वो बहुत दूर से अनंत से आती है। तो सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणों को हम लोग क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं समांतर प्रकाश पुंज बोलते हैं, या उसी बोलते हैं समांतर किरण। जब लाइट जब बहुत दूर से आता है ना, जब सूर्य बहुत दूर है तो दूर से आने लाइट को हम लोग क्या बोलते हैं? समांतर किरण पुंज बोलते हैं। तो इसका आंसर आपको जो ऑप्शन नंबर बी यानी समांतर किरण पुंज या समांतर प्रकाश पुंज। यार आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है कौन नियम से? इसको बोलते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम से। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहले हम लोग क्या बोलते हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों एक ही समतल सतह होते हैं। और सेकंड नियम क्या कहता है कि आपतन कोण जो होता है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? सी। और ये जो नियम हम लोग को मिलता है कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, इसको हम किससे मिलता है? तो परावर्तन के नियम से। 15 में क्या करा कि यदि आपतन कोण 45 डिग्री है तो परावर्तित किरण एवं अभिलंब के बीच बना कोण बोलिए क्या? देखिए परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे हम लोग बोलते हैं परावर्तन कोण बोलते हैं। और हम लोग प्रकाश के परावर्तन के नियम से जानते हैं कि आपतन कोण जो होता है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। जो आपतन कोण की मान आपको दिया गया 45 डिग्री तो परावर्तन कोण के मान भी कितना आपको हो जाएगा? 45 डिग्री हो जाएगा। यानी दोनों कोण जो बोली क्या हो जाएंगे? बराबर आपको होने वाले। अरे समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब पाषाण रूप से उल्टा होता है। अर्थात देखिए समतल दर्पण में क्या होता है कि प्रतिबिंब जो बनता है आभासी बनता है, सीधा बनता है, लेकिन वो पाषाण रूप से उल्टा बनता है। पाषाण रूप से उल्टा का मतलब क्या होता है कि जो वस्तु का दायां भाग रहेगा वो प्रतिबिंब का बायां भाग, और वस्तु का जो बायां भाग रहेगा वो प्रतिबिंब का दायां भाग प्रतीत होता है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? पाषाण परिवर्तन बोलते हैं। तो पाषाण परिवर्तन में क्या होता है कि बायां लौकेगा दायां और दायां बोली क्या लगता है? बायां। इस परिवर्तन हम लोग क्या बोलते हैं? पाषाण परिवर्तन। इसी चलते क्या होता है कि आप एम्बुलेंस देखते होंगे उसमें एम्बुलेंस में एम्बुलेंस सीधा लिखा हुआ नहीं रहता। कह समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन का मान बोलिए हमेशा कितना होता है? समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब जो बनता है वो वस्तु के आकार के बराबर बनता है, इसलिए आवर्धन का मान जो होता है उसका 1 के बराबर होता है। यानी समतल दर्पण का आवर्धन बोलिए कितना होता है? 1। समतल दर्पण का आवर्धन एक इसलिए होता है क्योंकि उसमें जो प्रतिबिंब का आकार जो होता है वो वस्तु के आकार के बोलिए क्या होता है? बराबर। आवर्धन कहते हैं किसको है? तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं? आवर्धन बोलते हैं। इसका कोई मात्रक नहीं होती है, ये मात्रक विहीन होती है। और समतल दर्पण का आवर्धन जो होता है वो आपको प्लस का 1 होता है। करा किसी गोली दर्पण के फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या भी समान बोली क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है? एफ बराबर आर बटा 2। एफ बराबर बोली क्या होता है? आर बटा 2 होता है। यानी फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या का आधी होती है। और यहाँ से अगर हम आर निकालते हैं यहाँ सबका जाएगा 2f आ जाएगा। यानी वक्रता त्रिज्या जो होता है वो फोकस का दुगना होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रहा है कि आर बराबर क्या हो जाएगा? 2f। यानी आर बराबर 2f या फिर एफ बराबर आर बटा 2। तो वो सब मिल नहीं रहे, यानी त्रिज्या जो होती है वो फोकसांतर का बोली क्या होता है? दुगना होती है। किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति बोली क्या होना चाहिए? देखिए अवतल दर्पण में क्या होता है
कि वास्तविक प्रतिबिंब भी बनते हैं और काल्पनिक प्रतिबिंब भी बनते हैं। लेकिन अवतल दर्पण में अगर आपको काल्पनिक प्रतिबिंब बनाना है तो वस्तु को अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच में रखना पड़ता है, तब जाकर क्या होता है कि वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। बाकी अन्य केस में क्या होता है कि अवतल दर्पण द्वारा वस्तु काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अब क्वेश्चन बोल क्या रहा है कि हमको बनाना आभासी, और आवर्धित का मतलब क्या होता है, आवर्धित का बड़ा बनाना, तो इसमें कहाँ रखेंगे तो दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच, यानी दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच रखने पर क्या होता है कि अवतल दर्पण में वस्तु का क्या होता है, बड़ा प्रतिबिंब बनता है। अगला क्वेश्चन क्या करा है कि काल्पनिक प्रतिबिंब बोली कैसा होता है। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, एक को बोलते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है उल्टा होता है और काल्पनिक प्रतिबिंब जो होते हैं वो सीधा होते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि काल्पनिक प्रतिबिंब बोली कैसा होते हैं, तो काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है वो सीधा होता है, ऑप्शन नंबर ए वाला आपका सही हो जाएगा। काल्पनिक प्रतिबिंब को हम लोग क्या बोलते हैं, सीधा बोलते हैं हम लोग आभासी प्रतिबिंब जो वास्तविक कटान से बनते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग करते हैं, तो सिंपल माइक्रोस्कोप में क्या होता है तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। सिंपल माइक्रोस्कोप में किसका प्रयोग करते हैं, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन कि हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं। हजामत क्यों बोलते हैं, दाढ़ी बनाने के लिए, तो दाढ़ी बनाने के लिए हम लोग जिस दर्पण का प्रयोग करते हैं उससे बोलते हैं अवतल दर्पण। क्वेश्चन एग्जाम में 10th में आता है कि दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग क्यों करते हैं। इसका आंसर क्या होता है कि अवतल दर्पण के निकट रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है, इसलिए बड़ा वक्र त्रिज्या वाले अवतल दर्पण का प्रयोग हम लोग कहा गया दाढ़ी बनाने के लिए करते हैं। या तो बोलेगा दाढ़ी या तो क्या बोलने वाला हजामत, तो उसका आंसर बोली क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या करा कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह बोली क्या होती है। सर्च लाइट जो होता है उसका परावर्तक सतह अवतल होता है, क्योंकि अवतल दर्पण से क्या होता है प्रकाश की किरणें जो होती है वो दूर तक जाती है, वो छितराती तक नहीं, इससे क्या होता है कोई चीज को सर्च करने में उन लाइट का ना समांतर किरण पुंज प्राप्त होगा, इससे हम लोग ना दूर तक की वस्तुओं को साफ साफ देख सकते हैं। तो सर्च लाइट का जो परावर्तक सतह होता है बोली क्या होता है, अवतल दर्पण होता है, ताकि ना लाइट दूर तक जा सके और उससे ना हम लोग को कोई वस्तु आसानी से देखा जा सके। अगला कह रहा है कि दांत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांत का बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए करते हैं। तो दांत विशेषज्ञ जो होते हैं अवतल दर्पण द्वारा क्या करते हैं, तो मरीजों का, जैसे मरीज का कान हो गया, गाल हो गया, कान हो गया, इस सब की जांच करने के लिए ना अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, क्योंकि अवतल दर्पण से क्या होता है कि समांतर किरण पुंज प्राप्त होता है। इससे लाइट से ना कोई, जब लाइट वो सीधा जाएगा तो इससे क्या होता है ना कि कोई वस्तु को या छोटी मोटी चीज को देखने में आसान होता है। जो डॉक्टर हो गए वो मरीज के नाक, कान, गला के जांच के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। और जो हजामत बनाने की जो आपका सैलून हो गया उसमें भी ना अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या करा कि एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किस बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को क्या मापने की जरूरत है। देखिए फोकस अगर आपको निकालना है तो फोकस का फॉर्मूला तो 1/a बराबर 1/v प्लस का 1/e होता है। अगर आपको फोकस दूरी निकालना है इसलिए आपको भी मतलब क्या होता है, तो भी मतलब होता है प्रतिबिंब की दूरी और ये मतलब क्या होता है वस्तु दूरी। यानी अगर आपको प्रतिबिंब का दूरी मिल जाएगा और वस्तु दूरी मिल जाएगा तब जाकर आप फोकस दूरी निकल पाएगा। देखिए प्रतिबिंब दूरी किसे कहते हैं, तो दर्पण के ध्रुव से लेकर के प्रतिबिंब तक की दूरी हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब की दूरी बोलते हैं। और दर्पण के ध्रुव से लेकर के वस्तु तक की दूरी हम लोग क्या बोलते हैं, वस्तु दूरी बोलते हैं। अब इसमें बोल क्या रहा है कि प्रयोगकर्ता को क्या क्या मापता है। पहला क्या करा है कि दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी, आप प्रतिबिंब बना है पर्दा पर, तो हम लोग क्या मिल जाएगा भी। फिर दर्पण तथा बीम, बीम मतलब वस्तु, यानी हमको इसको मिल जाएगा यू। अगर हम भी और यू दोनों माप लेंगे तो हमको बोली क्या निकल जाएगा, फोकस दूरी। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी ए और बी आपको दोनों हो जाएंगे, तो 25 का सी हो जाएगा। करा यदि किसी बिंब के प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति बोली क्या होती है। आवर्धन किसे कहते हैं, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन बोलते हैं। और क्वेश्चन में बोल रहा है कि आवर्धन जो है वो कैसा रहेगा, ऋणात्मक। जब आवर्धन अगर ऋणात्मक रहेगा तो इसका मतलब क्या बनता है कि प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक, और जब आवर्धन अगर आपको धनात्मक रहेगा तो इसका मतलब क्या बनता है कि प्रतिबिंब आपका काल्पनिक बनने वाला में से है। तो आवर्धन ऋणात्मक है तो बनेगा वास्तविक, और वास्तविक प्रतिबिंब कैसे होते हैं, उल्टा होते हैं। और काल्पनिक प्रतिबिंब कैसे होते हैं, सीधा होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ही हो जाएगा वास्तविक और उल्टा। देखिए अगर प्रतिबिंब वास्तविक बोलेगा तो आपको उल्टा होगा ही होगा, अगर वो काल्पनिक बनेगा तो सीधा बनेगा। अगला क्वेश्चन करें, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर की। वक्रता त्रिज्या हमको दिया गया, यानी हमको ना आर के मान दिया गया और हमको निकालना क्या, फोकस। तो एफ बराबर फॉर्मूला क्या होता है, आर बट्टा का 2 होता है, और आर के मान आपको दिया गया 32 सेंटीमीटर। तो 32 का जब हम लोग आधा करें तो कितना हमारा आएगा, 16 सेंटीमीटर आएगा। लेकिन दर्पण ये उत्तल बोला है, तो उत्तल दर्पण में क्या होता है, फोकस दूरी प्लस होती है, और अवतल दर्पण में क्या होता है कि फोकस दूरी माइनस होती है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा प्लस का 16 सेंटीमीटर, यानी 27 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सी।
कह रहा है किस दर्पण के उपयोग पार्श्व दृश्य के रूप में, यानी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइड मिरर के रूप में किया जाता है। जिसका आंसर आपको जो उत्तल दर्पण की, जितना जो गाड़ी वगैरह जो होता है ना, इसमें पीछे की वस्तुओं को देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। क्योंकि उत्तल दर्पण क्या होता है कि उसमें आभासी बनता है और प्लस में आपका सीधा बनता है और छोटा बनता है, और उसका दृष्टि से क्या होता है, बहुत बड़ा होता है। और बड़े से बड़े वस्तुओं को, बहुत बड़ा एरिया को भी क्या करता है कि छोटा सा करके वो दिखाता है। इसलिए हम लोग पार्श्व दृश्य के रूप में या साइड मिरर में किसका प्रयोग करते हैं, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। यानी इसका आंसर आपको क्या हो जाएगा, ये यानी उत्तल दर्पण। तो साइड मिरर में कौन दर्पण, उत्तल दर्पण। लेकिन यही बोलेगा हेडलाइट में कौन दर्पण, तो अवतल दर्पण। तो पार्श्व दृश्य में या फिर आपको हो गया साइड मिरर में उत्तल दर्पण। कह रहा नई कांतीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीम की दूरी हमेशा ली जाती। अगर चाहे दर्पण उत्तल हो चाहे दर्पण आपका अवतल हो, हम जब वस्तु दूरी लेंगे तो हमेशा लेंगे ऋणात्मक ही। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। यानी कहीं भी अगर वस्तु रखेंगे, चाहे दर्पण उत्तल रहे चाहे अवतल रहे, वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक लिया जाता है। और वस्तु की दूरी को ना यू से सूचित किया जाता है और प्रतिबिंब की दूरी को ना भी से सूचित किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या करा, निम्नलिखित में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। फोकस दूरी धनात्मक की बात कीजिएगा तो दर्पण दो प्रकार के होते हैं। यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे कि एक उत्तल और एक अवतल। तो जो उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होता है वो धनात्मक होता है और अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। धनात्मक की बात करेगा तो इसका आंसर आपको जाए उत्तल। अगर यही पूछता है ऋणात्मक किसकी होती है तो उसका आंसर बोलिए क्या हो जाता है, अवतल। अगला क्वेश्चन क्या करा, किसी कार के अग्रदीप में यानी हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण बोले निम्नलिखित में से कौन सा होता है। तो कार के जो हेडलाइट में दर्पण लगा तो उसको बोलते हैं अवतल दर्पण। क्योंकि अवतल दर्पण से क्या होता है, समांतर किरण पुंज प्राप्त होती है। इससे क्या होता है कि लाइट जो होता है वो दूर तक फोकस कर पाता है, हम लोग दूर तक की वस्तुओं का स्पष्ट देख पाते हैं। इसलिए अगर पूछेगा कि कार के हेडलाइट में कौन दर्पण का प्रयोग करते हैं तो उसको हो जाएगा आंसर अवतल। अगर यही पूछेगा कि कोई कार के या कोई गाड़ी के साइड मिरर में किसका प्रयोग करते हैं तो उसका आंसर बोलिए क्या हो जाएगा, उत्तल। यहाँ पर हेडलाइट पूछे तो इसका आंसर आपको अवतल दर्पण, इससे ना समांतर किरण पुंज प्राप्त होता है। कह समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है तो इसका आंसर होता है अनंत। समतल दर्पण की कोई फोकस दूरी आता पता नहीं रहता तो इसका फोकस दूरी बोलिए क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहां रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक और समान दिखे। जैसे अगर आपको क्वेश्चन अगर समान आकार बोल देगा तो चाहे वो लेंस का पूछे चाहे वो दर्पण का पूछे तो इसका हमेशा आंसर बोलिए क्या होता है, वक्रता केंद्र पर होता है। यानी वक्रता केंद्र पर सेंटर पर रखने से क्या होता है कि जो वस्तु का जो प्रतिबिंब जो होता है वो हमेशा वस्तु का आकार का बनेगा, चाहे लेंस बोले चाहे दर्पण बोले। जैसे अगर आपको लग जाएगा समान आकार, बस बिना सोचे कि हम लोग मारने वाले वक्रता केंद्र मारने वाले। अलग करा कि दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है, बता चुके हैं। दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। यही क्वेश्चन क्या पूछता है कि हजामत बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं तो उसका आंसर क्या होगा, अवतल दर्पण का। क्योंकि अवतल दर्पण के निकट रह गई वस्तु का प्रति आभासी सीधा और बड़ा बनता है और दाढ़ी बनाने में वस्तु को अवतल दर्पण के फोकस और क्या फोकस हो गया और ध्रुव के बीच रखा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर 35 में कि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी ए और उसकी वक्रता त्रिज्या बड़ा आर है तो निम्नांकित में से कौन सा संबंध सही। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, पहले जानते हैं कि ए बराबर फॉर्मूला होता है r/2। यानी फोकस जो होती है वो त्रिज्या खाती होती है। अब यही जब पूछे आर बराबर क्या होता है तो आर बराबर फॉर्मूला आपको 2f यानी वक्रता त्रिज्या जो होता है वो फोकस के बोली क्या दुगनी होती है। तब यहाँ देखिए ऑप्शन में कौन मैच कर रहा, r बराबर 2f। यानी ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा बी वाला, r बराबर 2f। यानी त्रिज्या जो होती है वो फोकसांतर के बोली क्या दुगना होती है। अगला क्वेश्चन, किसी उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। कारण कि उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब, देखिए उत्तल दर्पण में क्या होता है हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और प्लस में छोटा बनता है। तो उत्तल दर्पण में कैसा बनेगा कि और काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होते हैं तो सीधा बनेगा ही बनेगा, प्लस में क्या बनेगा, छोटा बनेगा। छोटा कोई कभी एग्जाम पूछता क्या कि हासित, हासित का मतलब ही क्या होता है, छोटा। तो उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक सीधा और वस्तु छोटा प्रतिबिंब बनते हैं। यानी आपको ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। तो 36 का आपका सी। अब 37 में आते हैं, क्या करा कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अगर हमेशा वस्तु छोटा बोलेगा तो इन केवल और केवल उत्तल होता है। उत्तल दर्पण द्वारा हमेशा वस्तु से क्या होता है, छोटा प्रतिबिंब बनता है और वो आभासी होता है और कैसा होता है, सीधा होता है। बाकी अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक और काल्पनिक दोनों बनते हैं। समतल दर्पण के द्वारा भी हमेशा क्या बनते हैं, आभासी बनते हैं। लेकिन बोल क्या रहा है कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा, अगर छोटा बोलेगा तो क्या मारेंगे, उत्तल। अगर वस्तु के बराबर बोलता है क्या बोलते हैं, समतल। अब अगर तीनों बोलता है तो क्या बोलते हैं, उत्तल, अवतल। अवतल में देखिए उत्तल में क्या होता है हमेशा बनेगा छोटा और आभासी। समतल में क्या होता है हमेशा बनेगा आभासी और वस्तु के बराबर। अवतल में क्या होता है
कि वास्तविक और काल्पनिक दोनों बनते हैं, वस्तु से बड़ा, वस्तु से छोटा और वस्तु के बराबर, तीनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा बोली क्या होती है। देखिए अगर दर्पण बोलेगा उत्तल, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है और अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो यहाँ पूछ क्या रहा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी बोली क्या होती है, तो हो जाएगा ऋणात्मक, यानी 38 का क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। अगर वही उत्तर बोलता तो वो धनात्मक होता। करा गोली दर्पण की परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है। तो गोली दर्पण की परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा की परिधि के व्यास को हम लोग क्या बोलते हैं, दर्पण का द्वारक बोलते हैं। इसका एक और परिभाषा क्या होता है कि दर्पण की चौड़ाई को हम लोग क्या बोलते हैं, दर्पण। देखिए आपको दर्पण, वो दर्पन कितना चौड़ा है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दर्पण का द्वारक बोलते हैं। इसी को बोलते हैं अपर्चर ऑफ मिरर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी, यानी ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा 39 का डी। करा दर्पण का सूत्र बोली क्या होता है, मेरा फॉर्मूला होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। f का मतलब क्या होता है फोकस दूरी, v का मतलब क्या होता है प्रतिबिंब की दूरी और u का मतलब क्या होता है वस्तु दूरी। तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 40 का ए। 41 में क्या करा कि एक गोली दर्पण की फोकस दूरी अगर 20 दिया गया है तो गोली दर्पण बोलिए कौन सा। देखिए गोली दर्पण किसे कहते हैं, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग हो तो सब लोग क्या बोलते हैं, गोली दर्पण बोलते हैं। और गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक को बोलते हैं उत्तल और एक को हम लोग क्या बोलते हैं अवतल। उत्तल में क्या होता है कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उठा हो तो सब बोलते हैं उत्तल दर्पण। और अवतल दर्पण किसे कहते हैं, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हो तो सब लोग क्या बोलते हैं अवतल दर्पण। और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अगर प्लस का 20 है तो बोली कुछ होगा। देखिए अब अगर इसमें प्लस आ गया तो प्लस के लिए होता है उत्तल। अगर जहां भी अगर आपको मिल जाएगा उसका फोकस प्लस में है तो मार देंगे उत्तल दर्पण। अगर जहां को मिल जाए फोकस माइनस में है तो हम लोग क्या मारने वाले हैं अवतल दर्पण। प्लस मिलेगा तो उत्तल दर्पण और माइनस मिलेगा तो अवतल। अगला क्वेश्चन 42 में कि किस दर्पण की फोकस दूरी और चिन्ह परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक ली जाती है। अगर फोकस दूरी ऋणात्मक की बात आएगा तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा बोली क्या होती है, ऋणात्मक होती है। और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी बोली क्या धनात्मक होती है। तो अगर पूछेगा धनात्मक तो उत्तल दर्पण और बोलेगा ऋणात्मक तो क्या बोलने वाले हम लोग है अवतल दर्पण। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 43 में क्या कर रहा है कि एक अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखना। देखिए अवतल दर्पण में क्या होता है तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं और वास्तविक प्रतिबिंब बनते हैं। वस्तु से छोटा, वस्तु से बड़ा और वस्तु के बराबर, तीनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। लेकिन क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि अवतल दर्पण द्वारा हमको बड़ा प्रतिबिंब बनाना है और प्लस में अगर हमको बनाना कैसा आभासी बनाना है, जिसके लिए वस्तु को हमेशा अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है। यानी इसका आंसर आपको हो जाएगा कि फोकस और ध्रुव के बीच में रखने पर क्या होता है तो प्रतिबिंब अवतल दर्पण कैसे बनेगा आभासी और आपको बड़ा बनने वाला। 44 में क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है। तो आभासी आपको समतल ही बनाता है हमेशा, उत्तल हमेशा बनाता है। और अवतल में भी हमें अवतल में हम क्या बोलता है आभासी प्रतिबिंब बन सकता है। तो आभासी प्रतिबिंब समतल में भी, उत्तल में भी, अवतल में भी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे डी हो जाएंगे। तो अगर बोलेगा कि कौन किसमें आभासी प्रतिबिंब बन सकता है तो बन सकता है तीनों में। लेकिन अगर हमेशा बोलेगा तो हमेशा समतल में और उत्तल। लेकिन बोला कि किसे बन सकता है तो आभासी प्रतिबिंब समतल में बन सकता है, उत्तल में बन सकता है और एक आपको अवतल में भी बन सकता है। ऑप्शन नंबर डी। 45 में क्या कह रहा है कि फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या बोली क्या होगी। तो आर बराबर फॉर्मूला बोली क्या होता है आपको होता है 2f। तब फोकस हमको दिया है कितना, तो फोकस हमको दिया गया 20 सेंटीमीटर। तो 2 से गुना करेंगे 20 सेंटीमीटर में तो जो आपको आर का मान आ जाएगा वो कितना आपको आ जाएगा 40 सेंटीमीटर आपको आर का मान आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 46 में क्या बोल रहा है कि आंख कान गला चिकित्सक द्वारा उपयोग में किसको लाया जाता है। तो आंख कान गला नाक की सब जांच के लिए हम लोग किसको प्रयोग करते हैं तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। क्योंकि इससे क्या होता है समांतर किरण पुंज प्राप्त होती है। इससे ना कोई चीज को जख्म वगैरह आपको ना अच्छा से क्लियर स्पष्ट देखा जा सकता है। इसलिए आंख कान हो गया या फिर दाढ़ी बनाना होगी, इसमें सब में किसका प्रयोग करते हैं अवतल दर्पण का। यहाँ तक कि आपको हेडलाइट होगी, इसमें किसका प्रयोग करेंगे अवतल दर्पण का। उत्तल दर्पण के आवर्धन का मान बोली कितना हो सकता है महत्तम। उत्तल दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है और उसका आवर्धन का मान कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकता है। तो उसका अधिक से अधिक जो महत्तम मान होता है वो 1 होता है। आवर्धन किसे कहते हैं तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात को आवर्धन बोलते हैं। तो समतल दर्पण का आवर्धन 1 होता है, उत्तल दर्पण का आवर्धन 1 से छोटा होता है, अवतल दर्पण का आवर्धन 1 से छोटा, 1 के बराबर और 1 से बड़ा 3 होते हैं। लेकिन उत्तल दर्पण का अगर आवर्धन का मैक्सिमम बात करेगा तो उसका आंसर आपको हो जाएगा 1, यानी 1 से ज्यादा आपको नहीं हो सकता है। यानी उत्तल दर्पण का ही वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब नहीं बन सकता।
अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब बोली क्या होता है? अवतल लेंस में क्या होता है, तो आपका हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं, और काल्पनिक प्रतिबिंब बोली कैसा रहेगा? आभासी रहता है, सीधा रहता है, प्लस में छोटा इसमें हो जाएगा। इनमें से सभी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। तो अवतल लेंस में कैसा बनता है? काल्पनिक, सीधा और वस्तु छोटा। अगर वही उत्तल लेंस बोलेगा तो उसमें वास्तविक, काल्पनिक, वस्तु छोटा, बड़ा, बराबर तीनों बनते हैं, लेकिन अवतल लेंस में हमेशा वस्तु छोटा, आभासी और क्या बनता है आपका? सीधा बनता है। 49 में क्या करा कि यदि अवतल दर्पण का निचला भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब की बोली क्या होती है? किसी दर्पण का जब निचला भाग टूट जाएगा तो उसका प्रतिबिंब बनेगा, लेकिन दर्पण का जो निचला भाग टूट जाने से क्या होता है? प्रकाश के परावर्तन कम होगा, और प्रकाश के परावर्तन कम होने से क्या होता है कि प्रतिबिंब की जो चमक रहेगी या प्रतिबिंब का जो तीव्रता रहता है वो तीव्रता बोली क्या होती है? कम जाती है, क्योंकि लाइट का जो परावर्तन होता है वो कम होने से क्या होता है कि उसकी तीव्रता कम जाएगी। दर्पण का निचला भाग टूट जाने से प्रतिबिंब की तीव्रता बोली क्या होती है? कम जाती है। अगर फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन का मान धनात्मक है तो वस्तु की दूरी का मान बोली क्या होगा? अब सोचिए, अगर आवर्धन धनात्मक, इसका मतलब अवतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बना, और अवतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखना पड़ता है? आपका पोल और फोकस के बीच में रखना पड़ता है, तभी जाकर बोली क्या होता है? आभासी प्रतिबिंब बन सकता है। और यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया गया? फोकस दूरी हमको पहले ही से 10 दिया गया, और अब अगर हमको बनाना आभासी है तो हमेशा वस्तु को हमको फोकस और पोल के बीच में रखेंगे, तो बीच में रखेंगे तो हमेशा क्या होगा? वस्तु दूरी कम ही जाएगा। तो जो वस्तु दूरी हो जाएगा वो 10 सेंटीमीटर से कम होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे 50 का सी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 में क्या रखा रहा कि फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण के आवर्धन का मान क्या होता है? यानी कहने का मतलब क्या बनेगा कि मेरा अवतल दर्पण हो गया, और अवतल दर्पण में क्या होना है कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। अब ये हो गया पोल, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फोकस। अब फोकस से बोल क्या रहा है कि हमको जाना है पोल की ओर। तो अगर आप जब फोकस से ध्रुव की ओर जाते हैं, देखिए जब वस्तु रहता है फोकस पर, जब वस्तु फोकस पर रहता है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है और बहुत बड़ा बनता है, तो उसका आवर्धन का मान बहुत ज्यादा बड़ा होता है। लेकिन जैसे हम फोकस से क्या करेंगे? ध्रुव की ओर जाना शुरू करेंगे तो प्रतिबिंब जो क्या होती है? बड़ा तो बनती है, लेकिन फोकस के तुलना में उसका आवर्धन जो होता है वो क्या होता है? छोटा होता है, यानी उसका आवर्धन का मान जो तक घटता है, क्योंकि वस्तु जब रहेगा फोकस पर तो प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर और बहुत बड़ा बनता है, तो उसका आवर्धन का मान ज्यादा होगा। लेकिन जब वस्तु फोकस से ध्रुव की ओर जाना शुरू करेगा तो उसका आवर्धन का मान तो 1 से ज्यादा होगा, लेकिन फोकस की तुलना में बोली क्या होता है? कम होता है, तो उसका आवर्धन का मान बोली क्या होता है? घटता है। तो क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर बोली क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52 में। 52 में क्या कह रहा है कि एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर चींटी चलती हुई प्रतिबिंब सीधा उसका प्रतिबिंब बनता है, और उसका प्रतिबिंब बढ़ता जा रहा है, तो चींटी गति किस दिशा में? चींटी गति दिशा बोली क्या? अब ये ना आपको हो गया अवतल दर्पण हो गया। अवतल दर्पण का परावर्तन से दशा होता है, इसको बोलते हैं प्रधान अक्ष या मुख्य। ये हो गया पोल और ये हो गया फोकस। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर चलती चींटी का प्रतिबिंब सीधा है, यानी अगर उसका प्रतिबिंब सीधा तो पक्का है जो चींटी जो होगा वो पी और एफ के बीच में होगा, और उसका प्रतिबिंब लगातार बढ़ता जा रहा है, तो चींटी गति का दिशा बोली क्या? एक में क्या कह रहा है? फोकस से वक्रता केंद्र की ओर, ये तो सी तो होगा नहीं, पहला कीले खत्म हो गया, क्योंकि अगर सी की ओर जाएंगे तो फिर सीधा बनेगा नहीं। कह रहा है फोकस से ध्रुव की ओर, फिर ध्रुव से फोकस की ओर, और डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। अब सोचिए, अगर हम लोग ध्रुव से फोकस की ओर जाते हैं तो प्रतिबिंब का साइज बोली क्या होता है? बढ़ता है, और अगर हम लोग फोकस से पोल की तरफ जाएंगे तो प्रतिबिंब का साइज बोली क्या होता है? घटता है, क्योंकि जब वस्तु रहता है फोकस पर तो उसका प्रतिबिंब बनता है अनंत पर और बहुत बड़ा बनता है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि उसका प्रतिबिंब जो है वो सीधा और बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब वो जो चींटी जो होगी वो दर्पण के ध्रुव से कहने आ रही है कि फोकस की ओर आ रही है, यानी इसका आंसर जाएगा ध्रुव से फोकस की ओर। तो 52 का आपका आंसर क्या हो जाएगा? किस प्रकार का दर्पण है? तो अवतल दर्पण किस प्रकार का है? तो अवतल दर्पण बोलते हैं अभिसारी दर्पण। देखिए एक होता है अभिसारी दर्पन और एक होता है अपसारी दर्पण। अपसारी दर्पण किसे कहते हैं? उत्तल दर्पण को। और अभिसारी किसे बोलते हैं? अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या करता है? तो प्रकाश की किरणों को फैला देता है, इसके हम लोग क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं अपसारी दर्पण। और अभिसारी अवतल दर्पण क्या करता है? प्रकाश की किरणों को जमा करता है, इसलिए अवतल हम लोग क्या बोलते हैं? अभिसारी दर्पण इसको बोलने वाले हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है 54 में कि उत्तल दर्पण द्वारा चांद के प्रतिबिंब का आवर्धन बोलिए क्या होगा? सॉरी, चांद कितना दूर है? उत्तल दर्पण में हमेशा बोलिए क्या होता है? वस्तु छोटा प्रतिबिंब बनता है। अब सो कितना बड़ा चांद, उतना बड़ा चांद का उत्तल दर्पण में कितना छोटा सा प्रतिबिंब बनेगा, उसका आवर्धन पता भी नहीं चलेगा, इसलिए उसका आवर्धन का मान बोलिए क्या हो जाएगा? नगण्य हो जाएगा। अब सो चांद कितना बड़ा, उसका प्रतिबिंब कितना नहीं बनेगा, तो अगर हम वस्तु की तुलना करेंगे प्रतिबिंब से तो लगभग हम न के बराबर आएंगे, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? नगण्य, यानी 54 का आपका सी हो जाएगा।
55 में क्या करा है कि अवतल दर्पण में जब वस्तु को फोकस पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब बोली कहाँ बने, जब अवतल दर्पण के फोकस पर रखेंगे तो प्रतिबिंब बोली कहाँ बनता है, अनंत पर। कहाँ बनेगा, अनंत पर। और जब वस्तु को रखेंगे अनंत पर तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर। और जब वस्तु रखेंगे सी पर तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, सी पर। याद रखिएगा, रखेंगे फोकस पर तो बनेगा अनंत पर, और रखेंगे अनंत पर तो कहाँ बनेगा, फोकस करा। अवतल दर्पण में फोकस पर बना प्रतिबिंब बोली कैसा होता है, अगर अवतल दर्पण में कोई प्रतिबिंब फोकस बनेगा तो कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। और प्लस में कैसा बनने, आपको उल्टा बनने वाले, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब बोली क्या होता है, उल्टा होते हैं, और काल्पनिक प्रतिबिंब बोली क्या होता है, सीधा होते हैं। तो अगर फोकस बनेगा तो बनेगा वास्तविक और उल्टा। लास्ट क्वेश्चन 57 में क्या बोल रहा है कि जब वस्तु अनंत पर हो तो अवतल दर्पण प्रतिबिंब बोली क्या होता है। देखिए, जब वस्तु अनंत पर रहेगा तो प्रतिबिंब बोली कहाँ बनता है, फोकस पर। कहाँ बनेगा, फोकस पर। और प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक, उल्टा, और वस्तु से क्या बनेगा, बहुत छोटे। याद रखेंगे, जब वस्तु रहेगा फोकस पर तो प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर, जब वस्तु रहेगा अनंत पर तो प्रतिबिंब बोली कहाँ बनेगा, फोकस पर। अगर वस्तु रहेगा वक्रता केंद्र पर तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर। इस तरह से अभी तक में जितना भी चैप्टर 1 प्रकाश के परावर्तन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए थे, 57 क्वेश्चन को पूरा करा दिया गया। इसके अगले वीडियो हम लोग क्या लेकर आएंगे, प्रकाश के अपवर्तन, जो क्लास 10 का फिजिक्स का चैप्टर 2 है। तब तक के लिए इतना ही।